अनंत ज्ञान भाई सज्जन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी के सामने मौर्य साम्राज्य की स्थापना और उसकी स्थिति के बारे में सविस्तार वर्णन करूंगी। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस प्रकार हुई। तो मौर्य राजवंश 322 से लेकर 185 ईसा पूर्व तक स्थापित किया गया था और इस राजवंश ने 137 वर्ष तक भारत में राज्य किया। और इस मौर्य साम्राज्य की जो स्थिति थी वह वर्तमान में इस प्रकार थी। यह साम्राज्य पूर्व में मगध राज्य में गंगा नदी के मैदानों, जो कि आजकल का बिहार एवं बंगाल है, वहां से शुरू हुआ और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र, जो कि आजकल का पटना शहर है, वह थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में इस साम्राज्य की स्थापना की और तेजी से पश्चिम की तरफ अपना साम्राज्य का विकास किया। उसने कई छोटे छोटे क्षेत्रीय राजाओं के आपसी मतभेदों का फायदा उठाया, जो सिकंदर के आक्रमण के बाद पैदा हो गए थे। सिकंदर जो कि मैसिडोनिया का सम्राट था और वह भारत विजेता, विश्व विजेता के रूप में भारत की तरफ कूच किया था। लेकिन जब सिकंदर की मृत्यु हो गई तो उसके पश्चात चंद्रगुप्त को इसका फायदा उठाने का अवसर मिल गया। 316 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश ने पूरे उत्तरी पश्चिमी भारत पर अधिकार कर लिया। चक्रवर्ती सम्राट अशोक के राज्य में मौर्य वंश का वृहद स्तर पर विस्तार हुआ और सम्राट अशोक के कारण ही मौर्य साम्राज्य सबसे महान एवं शक्तिशाली बनकर विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ। अब मौर्य राजवंश किस प्रकार था और इसमें कौन कौन इसके शासक थे। मौर्य राजवंश 322 से लेकर 185 ईसा पूर्व तक प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था और इस राजवंश ने 137 वर्ष तक भारत में राज्य किया और इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उसके मंत्री चाणक्य, जिसको कौटिल्य भी कहा जाता है, को दिया जाता है। अब चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य इसका संस्थापक था। चंद्रगुप्त मौर्य में भारत के महानतम सम्राट थे। इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी और चंद्रगुप्त मौर्य पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल रहे। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण की तिथि साधारणतया 321 ईसा पूर्व निर्धारित की जाती है। उन्होंने लगभग 24 वर्ष तक शासन किया और इस प्रकार उनके शासन का अंत प्राय 297 ईसा पूर्व में हुआ। अब मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस प्रकार हुई। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को युद्ध भूमि में पराजित कर मौर्य वंश की नींव डाली थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। यह साम्राज्य गणतंत्र व्यवस्था पर राजतंत्र व्यवस्था की जीत थी। इस कार्य में अर्थशास्त्र नामक पुस्तक द्वारा चाणक्य ने सहयोग दिया। अर्थशास्त्र पुस्तक जो कि राज्य की राजनीति पर लिखी गई है और उसी पुस्तक की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता लेकर नंद को पराजित किया। अब बात आती है चंद्रगुप्त कौन था। विविध प्रमाणों और आलोचनात्मक समीक्षा के बाद यह तर्क निर्धारित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य वंश का क्षत्रिय था। चंद्रगुप्त के पिता मौर्य नगर प्रमुख थे। जब वह गर्भ में ही था तब उसके पिता की मृत्यु युद्ध भूमि में हो गई थी और उसका जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था तथा एक गोपालक द्वारा पोषित किया गया था। चरावाह तथा शिकारी रूप में ही राजा व के गुण होने का पता चाणक्य ने कर लिया था तथा उसे 1000 में कसार्पण में खरीद लिया। कसार्पण जो उस समय की मुद्रा थी। तत्पश्चात तक्षशिला लाकर सभी विद्या में उसे निपुण बनाया और उसे राजा बनने के योग्य बनाया। अब चंद्रगुप्त ने किस प्रकार एक सुदृढ़ शासन की स्थापना की। जिस समय चंद्रगुप्त राजा बना था भारत की राजनीतिक स्थिति बहुत खराब थी। उसने सबसे पहले एक सेना तैयार की और सिकंदर के विरुद्ध युद्ध प्रारंभ किया। 317 ईसा पूर्व तक उसने संपूर्ण सिंध और पंजाब प्रदेशों पर अधिकार कर लिया और अब चंद्रगुप्त मौर्य सिंध तथा पंजाब का एक छत्र शासक हो गया। पंजाब और सिंध विजय के बाद चंद्रगुप्त तथा चाणक्य ने घनानंद का नाश करने हेतु मगध पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में घनानंद मारा गया और अब चंद्रगुप्त भारत के एक विशाल साम्राज्य मगध का शासक बन गया था।
सिकंदर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस उसका उत्तराधिकारी बना। वह सिकंदर द्वारा जीता हुआ भूभाग प्राप्त करने के लिए उत्सुक था। इस उद्देश्य से उसने 305 ईसा पूर्व में भारत पर पुनः चढ़ाई की। सेल्यूकस जो कि सिकंदर का उत्तराधिकारी था, उसने 305 ईस्वी में उसने अपने जो जीते हुए भूभाग थे उन्हें प्राप्त करने के लिए उसने भारत पर पुनः चढ़ाई की। चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर एरिया, हेरात, अराकोस या कंधार, जेड्रोस या मकरान, पेरापेनिस डाई, काबुल के भूभाग को अधिकृत कर विशाल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना, जिसे कार्नेलिया भी कहा जाता है, का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया और एक संधि कर ली। उसने मेगस्थनीज को राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त किया। अब बात आती है, प्रश्न उठता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कहां तक फैला था। चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिम भारत में सौराष्ट्र तक प्रदेश जीतकर अपने प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत शामिल किया। गिरनार अभिलेख जो कि 150 ईसा पूर्व लिखा गया था के अनुसार इस प्रदेश में पुण्यगुप्त वैश्य चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था। इसने सुदर्शन झील का निर्माण किया और दक्षिण में चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तरी कर्नाटक तक विजय प्राप्त की। चंद्रगुप्त मौर्य के विशाल साम्राज्य में काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का मैदान, बिहार, बंगाल, गुजरात था तथा विंध्य और कश्मीर के भूभाग भी सम्मिलित थे। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर पूर्व में बंगाल तथा उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक विस्तृत किया था। अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य जैन मुनि भद्रभाऊ के साथ श्रवणबेलगोला चला गया था और वहीं 297 ईसा पूर्व में सलेखना उपवास द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शरीर का त्याग कर दिया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। अब बात आती है चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की शासन व्यवस्था का ज्ञान प्रधान रूप से मेगस्थनीज के वर्णन से, अवशिष्ट अंशों और कौटिल्य के अर्थशास्त्र से होता है। राजा शासन के विभिन्न अंगों का प्रधान था। शासन के कार्यों में वह अथक रूप से व्यस्त रहता था। अर्थशास्त्र में राजा की दैनिक चर्या का आदर्श काल विभाजन किया गया है। मेगस्थनीज के अनुसार राजा दिन में नहीं सोता, वरन दिन भर न्याय और शासन के अन्य कार्यों के लिए दरबार में ही रहता है। अर्थशास्त्र में राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद की व्यवस्था है। मंत्री परिषद की मंत्रणा को गुप्त रखने का विशेष ध्यान रखा जाता था। मेगस्थनीज ने 2 प्रकार के अधिकारियों का उल्लेख किया है, मंत्री और सचिव। इनकी संख्या हालांकि अधिक नहीं थी, किंतु ये बड़े महत्वपूर्ण थे और राज्य के उच्च पदों पर नियुक्त होते थे। अर्थशास्त्र में शासन के अधिकारियों के रूप में 18 तीर्थों का उल्लेख है, जो कि इस प्रकार है। जैसे शासन के विभिन्न कार्यों के लिए पृथक विभाग थे, जैसे कोष, आकार, लक्षण, लवण, सुवर्ण, कोष्ठागार आदि, जो कि अपने अध्यक्षों के अधीन थे। मेगस्थनीज के अनुसार राजा की सेवा में गुप्तचरों की एक बड़ी सेना होती थी। ये अन्य कर्मचारियों पर कड़ी दृष्टि रखते थे और राजा को प्रत्येक बात की सूचना देते थे। अर्थशास्त्र में भी चरों की नियुक्ति और उनके कार्यों को विशेष महत्व दिया गया है। अर्थशास्त्र में नगर का शासक नागरिक कहलाता था और उसके अधीन स्थानिक और गोप होते थे। शासन की इकाई ग्राम थी, जिसका शासन ग्रामिक और ग्रामवर्दों की सहायता से करता था। ग्रामिक के ऊपर क्रमशः गोप और स्थानिक होते थे। तो इस प्रकार मौर्य साम्राज्य की शासन व्यवस्था और स्थापना हुई। तो इसी के साथ हमारी कक्षा यहीं समाप्त होती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।